कि एक्शंस जो हैं वो ह्यूमन हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग को प्रमोट करें। अगर वो ह्यूमन हैप्पीनेस और वेल बीइंग को प्रमोट नहीं करते हैं तो हम उसको डिसऑनेस्ट एक्शन समझेंगे। तो इसीलिए इंजीनियर्स should contribute by providing designs for the creation of things upon which society depends। यहाँ पर बात सस्टेनेबिलिटी की आ जाती है कि आप ऐसी डेवलपमेंट करें जो रिलायबल हो, सस्टेनेबल हो। अच्छा, इसके में हम डिसऑनेस्टीज इन आवर वर्क अंडरमाइंस द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। अच्छा जी, मैं ज़रा इसको एलेबरेट कर दूँ मज़ीद, और थोड़ा सा मैं आपके लिए भी सोचने के लिए सोच रहा हूँ एक चीज़ कि आजकल के दौर में, आजकल का जो दौर है वो बिल्ट इन ऑब्सोलेंस का है। अच्छा, व्हाट इज़ आई मेंट बाय सेइंग बिल्ट इन ऑब्सोलेंस, ज़रा इसको गौर से समझना। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है, लफ्ज़ निकला ऑब्सोलेंस ऑब्सोलीट से। ऑब्सोलीट से मुताद होती है, आप समझें उर्दू में, नाकारा। यानी एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका एक मखसूस लाइफ स्पैन है और उस लाइफ स्पैन के बाद वो प्रोडक्ट नाकारा या ऑब्सोलीट हो जाती है। इससे दो चीज़ें हम ज़ब्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली आप ये समझें कि आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं आज के 4 साल पहले अवेलेबल नहीं थे। 10 साल पहले आज इतनी 128 GB का तो हम हार्ड ड्राइव भी परचेज़ नहीं करते थे, तो आज तो स्मार्टफोन्स के अंदर उतनी हार्ड ड्राइव मौजूद है। तो एक तो ये आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जिसकी वजह से पिछली टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, ऑब्सोलीट होती जा रही है। एक तो ये हम ऑब्सोलेंस की बात कर रहे हैं। हम इस ऑब्सोलेंस की बात या ऑब्सोलीट होने की बात नहीं कर रहे हैं। इससे हमारी जो है जनरल वेल बीइंग या हमारी जनरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारी जनरल जो टेलिटेरियन प्रिंसिपल है वो मैक्सिमाइज़ हो रहा है इस ऑब्सोलीट होने की वजह से। मैं जिस ऑब्सोलीट की बात कर रहा हूँ वो सिंपल दूसरे लफ्ज़ों में कि हम देखते हैं कि आज जो एनर्जी सेवर्स हमें मिल रहे हैं उनकी 6 महीने की वारंटी होती है। बैटरी जो आप गाड़ी की परचेज़ करके लाते हैं उसकी 1 साल से वारंटी डिक्रीज़ करके 6 महीने कर दी गई है। आप एक्साइड की बैटरी लाएँ, आप AGS की बैटरी लेकर, बेशतर ब्रांड्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन मुझे समझाने के लिए नाम लेना पड़ गया कि बेशतर बैटरी के ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी वारंटी जो है वो 1 साल से डिक्रीज़ करके 6 महीने कर दी गई है। अब बादल ना ख्वास्ता बार बार आप ये बात सोचें कि 6 महीने बाद उस बैटरी को ख़राब होना है, 6 महीने के अंदर अंदर वो ख़राब अगर होगी तो रिप्लेस कर दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने की तो डेट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से फिक्स की हुई है कि 6 महीने तक तो हम इसकी गारंटी ले रहे हैं कि ख़राब नहीं होगी, अगर होती है तो हम इसको चेंज करेंगे। लेकिन अगर 6 महीने बाद ख़राब होती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको नहीं परचेज़ करनी पड़ेगी, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। जो चीज़ उन्होंने 1 साल की रखी थी उसकी लाइफ क्या कर दी, डेलिबरेटली डिक्रीज़ करके 6 महीने कर दी। अच्छा, इससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़ायदा हुआ? ऑर्गेनाइजेशन में ये फ़ायदा हुआ कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो उसकी सेल इंक्रीज़ हो गई। अब जो चीज़ पहले 1 साल में ख़राब हो रही थी अब 6 महीने में ख़राब हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मुझे 1 साल में 2 बैटरी परचेज़ करनी पड़ेंगी जो पहले मैं 1 साल में 1 बैटरी परचेज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैंने कंजम्पशन डबल कर दी ना अपनी, तो उनको अपनी प्रोडक्शन डबल करनी पड़ेगी। जब वो प्रोडक्शन डबल करेंगे तो सेल्स रेवेन्यू भी डबल होगा उनका। तो बिल्ट इन ऑब्सोलेंस का उनको फ़ायदा ये हुआ कि उनकी प्रोडक्शन डबल हो गई, सेल्स डबल हो गई, लेकिन कंज्यूमर की कंजम्पशन तो डबल हो गई, कंज्यूमर की जो एक्सपेंसेस है वो भी तो डबल हो गई। तो एक तरीके से आप ये बात देखें कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं और रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी एंड देन व्हाट इज़ रिलायबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी रिलायबिलिटी में फ़र्क है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ डेवलप की है, जो आपने प्रोडक्ट डेवलप की है, जो भी आपने सोल्यूशन डेवलप किया है मार्केट में, उसको मार्केट के यूटिलाइजेशन के एतबार से या मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या मार्केट के फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम्स के एतबार से आपने जो भी चीज़ डेवलप की है, वो जब आप उसको टेस्ट करते हैं या वो इस्तेमाल होती है तो कितनी ट्रस्टवर्दी है और कितना कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करती है। यानी बार बार इस्तेमाल करने पे वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। द डिग्री टू विच द रिजल्ट्स ऑफ अ मेजरमेंट, कैलकुलेशन और स्पेसिफिकेशन कैन बी डिपेंडेंट टू बी एक्यूरेट, दिस इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। आई बात समझ। मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास कैलकुलेटर है,
मैं 2+2 4 लिखता हूँ अभी, गिवन दैट के सेल हमेशा सही चार्ज रहता है उसका। मैं 2+2 4 लिखा अभी सही है। मैंने 2+2 4 जाके गर्मी में लिखा, वही 2+2 4 दे रहा है। सर्दी में लिखा 2+2 4 दे रहा है। सुबह लिखा 2+2 4 दे रहा है। शाम लिखा और 10 साल बाद भी 2+2 4 दे रहा है। तो इट्स अ रिलायबल प्रोडक्ट। समझ में आई बात में? इट्स अ रिलायबल प्रोडक्ट, बट इट्स नॉट अ, इट डजंट मीन कि इट्स अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट। इट डजंट मीन कि वो ये एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल और यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई रिलायबिलिटी की, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलायबिलिटी की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब है द एबिलिटी टू बी मेंटेन्ड एट अ सर्टेन रेट ऑफ लेवल, यानी अवॉइडेंस ऑफ द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये उसकी एक एग्जाम्पल है। सस्टेन करने से मुराद ये होती है, उर्दू में अगर आप सस्टेन कहते हैं ना, उसको कहते हैं विद स्टैंड करना, उसको कहना है झेलना। सस्टेन करना कहते हैं। सस्टेन का मतलब उर्दू में क्या होता है? बरकरार रखना, झेलना, बरकरार रहना, सस्टेन रहना। तो सस्टेनेबिलिटी से मुराद ये हुई कि अगर आप कोई चीज़ डेवलप करते हैं अभी, तो आगे आने वाले 10 सालों तक भी वो, या 5 सालों तक या 1 साल तक आपने एक टाइम निकाला कि ये प्रोडक्ट सस्टेन करेगी, इसकी डेवलपमेंट हमने इस लेवल की कर दी। ये फॉर एग्जांपल मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया। अगर तो मैं अपनी करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोबाइल फ़ोन परचेज़ करूँगा, तो आगे आने वाले 1 साल में दोबारा मुझे मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना पड़ जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं अपनी करंट रिक्वायरमेंट और प्रोडक्शन कर दूँ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ, और उन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रख के मैं अभी मोबाइल फ़ोन परचेज़ करूँ, तो अभी जो मैं मोबाइल फ़ोन परचेज़ करूँगा विद इन नीड ऑफ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, या विद इन लाइन ऑफ फ्यूचर ऑफ माई फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, तो मेरा मोबाइल फ़ोन आज के दौर में वो अगले 2 सालों तक सस्टेन कर सकता है टेक्नोलॉजिकली, और मेरा काम निकाल के दे सकता है। तो 2 सालों तक सस्टेनेबिलिटी है मोबाइल, इवन दो वो 2 सालों के बाद भी मेरा मोबाइल फ़ोन सही है, काम कर रहा है, पर मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करेगी। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। जहाँ तक बात हुई रिलायबिलिटी की, वो मैंने आपको बात रिलायबिलिटी की समझा दी कि व्हाट इज़ रिलायबिलिटी। अब अगर हम इसको दोबारा एक नट शेल में देखें रिलायबिलिटी को, और क्या कहते हैं आपका अल्लाह वाला का, एक हो गई आपकी कौन सी चीज़? रिलायबिलिटी, और दूसरी हो गई आपकी सस्टेनेबिलिटी। अगर हम दोबारा इसको सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी को हम दोबारा एक नट शेल में देखें, इसका मतलब ये हुआ हमारा कि आर कंसिडरेबली डिफरेंट concept but are important to be conducted in accordance with one another. In order for an operation to become reliable, it must be sustainable. If the operation does not have the pillars of sustainability in place, it cannot be termed as reliable. देखिए ये एक सिंपल से, और आजकल के दौर में जो मैंने बिल्ट इन ऑब्सोलेंस की बात की, वो भी हमने आपको बात यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दिखा दी। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के बिल्ट इन ऑब्सोलेंस डालती है, तो वो डिसऑनेस्टी के ज़िम्मेदार है। बड़ा मैंने डिटेल्ड एनालिसिस आपको दिया इसका। डिसऑनेस्टी ऑन कैंपस क्या है? चीटिंग ऑन एग्जाम्स, कॉपिंग अनदर्स वर्क्स एज वंस ओन, मिस रिप्रेजेंटिंग डाटा इन रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो अगर ये सब करना कैंपस में जायज़ है, स्कूल में जायज़ है, यूनिवर्सिटी में जायज़ है, कॉलेज में जायज़, सवाल सिंपल सा, और आप समझते हैं कि ये सब करना जायज़, आके हम एग्जाम में एक ग्रेड ले लें, तो देन इफ़ इट्स अलाउड, इफ़ यू थिंक दैट इट शुड बी अलाउड, इट्स मोरली अलाउड, शुड बी मोरली अलाउड इन कैंपस, then why should it not be morally allowed while you are working in a professional environment? ये भी एक चीज़ है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ही यही है, इम्पोर्टेंट बात ही यही है कि हम जो 4 सालों में और जो एक एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट में एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हासिल करते हैं, वाइटल नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि 4 साल बाद, क्योंकि जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है ना, जो एक प्रोफेशनल हासिल करता है, वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन की नहीं होती,
बल्कि उन टेक्निकल एजुकेशन को इस्तेमाल करने के एथिकल पैराडाइम्स की भी होती है वो टेक्निकल पे, एथिकल इश्यूज़ की भी होती है वो टेक्निकल पे। तो अगर उन एथिकल इश्यूज़ को हम मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो हम प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे। तो अगर हम प्रोफेशनल होने की ट्रेनिंग को एक्सरसाइज नहीं करेंगे 4 सालों में, तो हम एक अच्छे प्रोफेशनल बन के प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई जो डिसऑनेस्टी इन कैंपस है, इसकी खातिर ख़ास सज़ा होती है, ताकि एक ऐसा तालिब इल्म जो कि कैंपस में ऑनेस्ट होता है, उसी को हम समझते हैं कि जॉब में भी उसका यही बिहेवियर रहेगा, क्योंकि वो 4 सालों में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। तो इसके लिए हम इशू करते हैं उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि एक फ़लाँ स्टूडेंट या ग्रेजुएट कैरेक्टरली, मोरली, एथिकली कितना जो है वो ट्रस्टवर्दी था और कितना ट्रस्टवर्दी नहीं था। अच्छा, इसमें डिसऑनेस्टी इन इंजीनियरिंग रिसर्च कौन कौन सी है और टेस्टिंग के, एक तो ट्रेमिंग है, कुकिंग है, फॉर्जिंग है और प्लेजरिज्म है। अच्छा, ट्रेमिंग किसे कहते हैं? अब आप दांत देखें, ये देखें, होल्ड ऑन अ सेकंड, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये जो आपकी डॉटेड लाइन चल रही है, इसमें मेरा एरो चल रहा है, नज़र आ रही है डॉटेड लाइन? दोबारा चलाता हूँ, देखिए मेरा जो एरो चल रहा है, ये डॉटेड लाइन पे जिसका मेरा एरो चल रहा है, ये डॉटेड लाइन, ये आपका डाटा था ओरिजिनल, ये आपका वो डाटा था, ओरिजिनल डाटा कह रहा हूँ, ये आपका वो रिजल्ट्स हैं जो आपको चाहिए, मादरत के साथ गलत बोलते हैं। ये जो डाटा, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, दरअसल ये वो रिज़ल्ट्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको चाहिए, ये वो रिज़ल्ट आपको चाहिए। और जो आपके रिज़ल्ट आए वो कौन से रिज़ल्ट आए? जो स्टेरिक है ना सॉरी, जो स्टेरिक है, ये रिज़ल्ट्स आपको अचीव हुए, ये रिज़ल्ट्स आपको अचीव हुए। यानी ये जो स्टेरिक है ये आपके रिज़ल्ट से बहुत करीब है, ये थोड़ा दूर है, ये बहुत ज़्यादा दूर है, और बाकी ये 3 स्टेरिक तो बहुत ज़्यादा ही दूर है। अब आपको चाहिए रिजल्ट्स ये डॉटेड लाइन वाले, और आपको रिजल्ट अचीव हुए स्टेरिक वाले। आप क्या करते हैं? डेलिबरेटली ऐसे चेंजेस करते हैं जिनकी वजह से ये जो स्टेरिक वाला जो रिज़ल्ट है, इसको आप प्लस माइनस करके इसके करीब ले आते हैं, इसको प्लस माइनस करके इसके करीब ले आते हैं, इसको प्लस माइनस करके इसके करीब ले आते हैं, इसको प्लस माइनस करके इसको। अब ये डेलिबरेटली आपने ट्रिमिंग कर दी, जो ट्रिमिंग डाटा में नहीं हुई थी, लेकिन जब चूँकि आप अपने डाटा, ये जो आपका ये रिज़ल्ट था उसको सही साबित करना चाह रहे थे, जानबूझ के आपने डाटा को प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके ट्रिम किया, और ताकि वो डाटा सेट आपका वो रिजेंबल करे जो ओरिजिनल, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से था। इसको हम कहते हैं ट्रिमिंग, यानी इसकी कोई स्मूथिंग ऑफ इरेगुलरिटीज टू मेक द डाटा लुक वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। लेकिन यानी वो डाटा प्रिसाइज और एक्यूरेट था नहीं, लेकिन आपने ऐसा डेलिबरेटली इसको मिसलीड किया इन्फॉर्मेशन, यानी फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखें, अब आप देखें, आपने कहा यार बहुत सारे हैं, मैं एक काम करूँ और टेस्ट रन करता हूँ। अब जब और टेस्ट रन किए तो आपके पास कुछ तो था जो करीबी आ गए, और कुछ थे आपका डाटा दूर आ गए। तो जो करीबी थे वो आपने ले लिए, बाकी दूर वाले डाटा सेट आपने डिस्कार्ड कर दी, यानी मतलब की चीज़ आपने उठा ली, और जो आपकी मतलब की चीज़ नहीं थी आपने वो नहीं उठाई। क्योंकि अगर वो उठा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सारे के सारे डाटा सेट सेलेक्ट करता, तो जो एवरेज डाटा सेट होता वो मेरा फिर ये थोड़ी होता, वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होता बीच में कहीं। लेकिन चूंकि मैंने जैसे ही इसको डिलीट किया तो मेरा एवरेज डाटा सेट कहाँ पर आ गया? वो ऑटोमेटिकली इस लाइन के आसपास ही कहीं आएगा, तो मेरा जो रिजल्ट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं इनको भी कैलकुलेशन में शामिल करूँगा, ये जो मैंने ओवल में बनाए हैं, इसको लिखा डिस्कार्डेड डाटा, जो ओवल में बना, अगर मैं जैसे ही इन डाटा सेट को रिजल्ट में शामिल करूँगा इन डाटा सेट के साथ, तो फिर मेरा ये लाइन पे डाटा नहीं आएगा, बल्कि वो कहीं और आएगा। इसका मतलब इरेगुलरिटीज, इसको कहते हैं कुकिंग, रिटेनिंग ओनली दोज रिजल्ट्स दैट फिट द थ्योरी एंड डिस्कार्डिंग द अदर्स। फोर्जिंग से मतलब होता है कि जानबूझ के चीज़ों में ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट या डाल देना एक्सपेरिमेंट से, जिससे आपके रिजल्ट्स जो थे वो कुछ से कुछ और बन जाए। इन्वेंटिंग सम और ऑल ऑफ द रिसर्च डाटा दैट आर रिपोर्टेड एंड इवन रिपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू ऑब्टेन दोज डाटा दैट वर नेवर परफॉर्म। तो ये कहलाती है फोर्जिंग। फोर्जिंग या फोर्ज को हम जालसाजी कहते हैं उर्दू में, यानी जाली दस्तावेज़ बनाना,
सही है। जैसे आप वो जाली पैसे बना देना, यानी जाली सर्टिफिकेट बना देना, जाली डिग्री बना देना, ये फोर्जिंग कहलाती है। यानी वो चीज़ आपके पास है नहीं, आपने इन्वेंट की अपनी तरफ से, और वो चीज़ आपके पास लीगली आप उसके उसके मिल्कियत नहीं है वो आपकी। जाली घर के कागजात बना देना, जाली गाड़ी की नंबर प्लेट बना देना, ये फोर्जिंग की ज़रूरत है। इसी तरह से इंजीनियरिंग रिसर्च के अंदर भी आप रिजल्ट्स फोर्ज करते हैं, जानबूझ के ऐसे रिजल्ट्स बना देते हैं जो आपने टेस्ट भी नहीं किए लेकिन अपनी तरफ से रिजल्ट्स बना दिए फोर्ज करके। समझ भाई बात, दैट इज़ कॉल्ड फोर्जिंग। अच्छा जी, फोर्जिंग हो गया हमारा। प्लेजरिज्म कहते हैं छापा खाना, जो आम तौर से असाइनमेंट, एक बंदे ने असाइनमेंट बनाया, वो असाइनमेंट लोगों को सही लगा, दूसरे बंदे ने एज इट इज़ असाइनमेंट छाप दिया, ये तो हो गया प्लेजरिज्म। फिर एक बंदे ने असाइनमेंट बनाया, दूसरे बंदे ने छापा लेकिन कुछ हिस्सा अपना भी डाल दिया, तो परसेंटेज ऑफ प्लेजरिज्म डिक्रीज़ हो गई, लेकिन फिर भी प्लेजरिज्म है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है प्लेजरिज्म सिर्फ डॉक्यूमेंट की हो, आइडियाज़ की भी प्लेजरिज्म होती है। मेरा आइडिया था, मैंने डिस्कस किया, दूसरे को आइडिया समझ में आया, उसने वो उसका पेपर छाप दिया, तो ये भी प्लेजरिज्म है, लेकिन ये प्लेजरिज्म मोरली है। आप उसको प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन मोरल स्टैंड पॉइंट से प्लेजरिज्म है ये। यानी कि एक रिसर्च था, उसने रिसर्च के लिए वो आइडिया निकाला, सोचा, उसने सब अपने स्टूडेंट, अपने कोलीग से डिस्कस किया, अगले दिन उस कोलीग ने काम करके उस पर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर दिया। तो इट इज़ कॉल्ड आइडियाज़ की प्लेजरिज्म होती है, यूज़ ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर्स विदाउट प्रॉपर परमिशन और क्रेडिट। रिटर्न वर्क है, इंटरनेट है, मल्टीपल ऑथरशिप दे देते हैं आप उसकी, इंटरनेट के ऊपर भी। तो ये आपकी प्लेजरिज्म। इस तक यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह होपफुली आपको समझ में आएगा। दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमने डिस्कशन किया डिसऑनेस्टी इंजीनियरिंग के अंदर। हमने जो बात डिस्कस की उसमें एक तो प्लेजरिज्म था, दूसरा फोर्जिंग था, फोर्जिंग जिसे आप कहते हैं, फोर्जिंग था, फोर्ज जालसाजी, कुकिंग था, और ट्रेनिंग था। इन सब को रोकने के लिए अगर आप चाहें तो कैसे, एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आप रोक सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी चीज़, ऐसी आउटकम जो आप मेंटल लेवल के तौर पे अचीव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। उसको इंटेलेक्चुअली आपने प्रोटेक्ट करना है, उस इंटेलेक्चुअल सोच को आपने प्रोटेक्ट करना है। यानी आप एक प्रोफेशनल, आप उससे अर्न करना चाह रहे हैं, तो आपकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप नहीं चाहते कि वो आइडिया कोई और यूज़ करे, तो उसकी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। एक तो है ट्रेड सीक्रेट्स, जैसे कोका कोला है, कोका कोला की ऑर्गेनाइजेशन में जो कोका कोला बनाने का फार्मूला है वो ट्रेड सीक्रेट है। अब ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट करे, उस ट्रेड सीक्रेट को बाहर ना जाने दें। तो अब वो किस तरह से परफॉर्म करती है, मेथड यूज बिजनेस टू गेन एन एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। यानी बहुत सारी जगहों पे ये जो ख़ास तौर से बावर्ची होते हैं, ये कोई मखसूस जब अपनी डिश बना लेते हैं तो उसके जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट कहते हैं, ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अच्छा, बहुत सारे बावर्ची होते हैं वो डिश तो बना लेते हैं, वो बता भी देते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स हमने डाले, लेकिन वो ये नहीं बताते किस मकदार में डाले, आँच हल्की थी, तेज़ थी, क्या था, पानी कितना डाला। तो कुछ चीज़ें वो ट्रेड सीक्रेट के तौर पर छोड़ देते हैं ताकि दूसरा कोई वो रेप्लिका ना बना सके उसका, क्योंकि जितने मार्केट में रेप्लिकाज आएंगे तो उनकी जो जेन्युइन प्रोडक्ट है उसकी क्रेडिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये हुआ KFC के साथ। भाई KFC ने सबसे पहले जिंगर बर्गर निकाला। अब वो जिंगर बर्गर जब निकाला तो वो जो जिंगर बर्गर का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, उसका जो बनाते हैं ना, जिसमें चिकन को रैप करके तलते हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्रेड क्रम जो भी होता है, मुझे नाम मेरे ध्यान से निकल, जो वाइट सा जो होता है, मैदा और आटा मिला के क्या होता है। तो वो जब लोगों ने उसको देखा तो हर किसी ने जो है वो बनाना शुरू कर दिया जिंगर बर्गर। आज मार्केट में हर जगह जिंगर बर्गर बिक रहा है, और वैसे ही उसका क्रस्ट होता है ऑलमोस्ट जैसा KFC बनाती है। इसका मतलब है ये ट्रेड सीक्रेट्स हैं जिसका इंटैक्ट रहना या इसको प्रोटेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि कंपटीशन उसका दूसरों से हाई है। दूसरा है पेटेंट। पेटेंट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी जो आप इन्वेंशंस कर रहे हो, साइंटिफिक इन्वेंशंस खास तौर से, उसको आप पेटेंट कर दें, यानी उसको आप वहाँ लॉक कर दें कि 20 सालों तक ये आइडिया कोई और यूज़ नहीं करेगा इस तरीके से, फिर मैं यूज़ करने का।
अगर किसी को यूज़ करना है, डेवलप करनी है कोई चीज़, तो खुद से डेवलप नहीं कर सकता, बल्कि वो मुझसे कहेगा और मैं डेवलप करके उसको दूँगा। आप आइडिया पब्लिश कर देते हैं और 20 सालों तक वो आइडिया आपकी मिलकत रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शुरू में जब ट्यूब वाले टायर थे, तो मार्केट में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मेरे जहन से निकल गई, उसने ट्यूबलेस टायर इन्वेंट किए। और वो ट्यूबलेस टायर जो थे, पंक्चरलेस टायर कहलाते थे, वो उसको पेटेंट करवा दिए। अब 20 सालों तक जिसको भी ट्यूबलेस टायर या पंक्चरलेस टायर रिक्वायर्ड होते थे, वो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करके वो टायर प्रोडक्शन में लाती थी, और वो फिर उसको सेल या परचेज जो भी होता था वो होता था। कोई दूसरा डेवलप नहीं कर सकता था वो ट्यूबलेस टायर, क्योंकि वो पेटेंट हो गए थे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। अगर अब वो ऑर्गेनाइजेशन की सवाबदीद है, वो किसी को इजाज़त देती है बनाने की या नहीं देती है, वो क्या करती है उसके साथ मामलात, या वो उस ऑर्गेनाइजेशन की सवाबदीद है। दूसरा हो गया पेटेंट। तीसरा हो गया ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स होते हैं फ्रेजेस, नेम्स, जो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते हैं बहुत सारों के नाम के आगे एक सी और उसके ऊपर गोल दायरा बना हुआ होता है, सही, वो कहलाता है कॉपीराइट। उसका नाम भी मैंने दिया हुआ कॉपीराइट, लेकिन कॉपीराइट भी आ गया। अच्छा, ट्रेडमार्क क्या? एक्सप्रेशन है एसोसिएटेड विद गुड्स एंड सर्विसेज, सही है। अब उसमें जैसे कोका कोला जो कंपनी का नाम जैसे लिखा गया है, ये ट्रेडमार्क है। ये इस तरह से ये नाम जो है, ये सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर बंदा, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही इस्तेमाल कर सकती है। हर कोई ये नाम इस तरीके से इस्तेमाल करने की मजाज नहीं है, इजाज़त नहीं है, तो लोग ट्रेडमार्क बना लेते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ट्रेडमार्क बना के रख लेते हैं। अब जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि अपने नामों की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बासमती राइस, कर्नल बासमती राइस, ये ट्रेडमार्क हमारे पड़ोसी मुल्क ने अपने चावलों के लिए यूज़ कर लिया। अब पाकिस्तान का ट्रेडमार्क, पाकिस्तान का बासमती राइस बड़ा मशहूर है, लेकिन वो ये बासमती राइस का इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क ने बासमती राइस का ट्रेडमार्क यूज़ कर लिया, तो इनको फिर लाम मोहला दूसरे बासमती राइस, हबीब बासमती राइस, कर्नल बासमती राइस, इन ट्रेडमार्क से मार्केट में आना पड़ा। लेकिन वो जो ओरिजिनल बासमती राइस का जो ट्रेडमार्क था, हमारे पड़ोसी मुल्क ने यूज़ किया। फिर कॉपीराइट्स आते हैं। कॉपीराइट्स का मुराद ये है कि जो क्रिएटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे अब यूट्यूब है, अब मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दूँ जो मेरा क्रिएटिव कंटेंट है, अब वही यूट्यूब की वीडियो आप डाउनलोड करें, अपने यूट्यूब पेज पर लगा दें, तो यूट्यूब वाले लाइसेंसिंग के इशू डाल देंगे आपको। तो क्यों? आपकी मेरी ये वीडियो मेरे साथ लाइसेंस है, मैं इजाज़त नहीं दे रहा ये कहीं और इस्तेमाल होने की। जब अगर कोई इस्तेमाल करे तो या तो वो मुझे उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हिस्सा दे, उसकी अर्निंग मुझे दे, और मुझे उसका मुझे इनवाइट भी, मुझे बताए भी कि हाँ यहाँ से मैंने इसको वो रेफरेंस भी दे मेरा। तो प्रोटेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, नॉट द आइडियाज़ दमसेल्व्स। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ को भी प्रोटेक्ट करें। सिर्फ आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करना नहीं है, वो ट्रेड सीक्रेट्स होगा, पेटेंट्स होगा, ट्रेडमार्क, लेकिन उस आइडिया को कैसे इन्वेंट किया गया, कैसे इस्तेमाल किया गया, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, वो कॉपीराइट कराता है। एक्सपर्ट विटनेसिंग से मुराद यहाँ पर ये है। होपफुली आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये बात हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे।